अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 6। और हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली हमारे पास चांसेस होते हैं किसी भी चीज़ के अकर करने के। चांसेस क्या है? जैसे कि अगर हम वेदर जो फोरकास्ट करते हैं वो हमें बताते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं आज बारिश होने के। यानी कि वेदर को देख के भी बता देते हैं, उन्होंने वैसे कैलकुलेट किए हुए होते हैं। तो इसका बेसिकली प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, किसी भी चीज़ के फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, किसी भी जो चीज़ के अकर करने के जो चांसेस होते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल। इसमें हमेशा हमारे पास अनसर्टेनिटी रहती है, हम 100% श्योर नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आप बारिश होने का आपने बताना है कि आज रेन होने के कितने चांसेस हैं, उसमें भी आप चांसेस बताएंगे, 100% श्योर नहीं होंगे। तो बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी इन अदर वर्ड्स एक तरह से चांसेस है, अनसर्टेनिटी हम इसमें मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी हम मेजर कर रहे होते हैं कि हाउ लाइकली टू समथिंग, अगर किसी चीज़ के आने के क्या चांसेस हैं, ये हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटी में बताना होता है। इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द वर्ड प्रोबेबिलिटी, the word probability has two basic meaning, a quantitative measure of uncertainty यानी कि quantitative measure of uncertainty, a measure of degree of belief in a particular statement or a problem। अब quantity of uncertainty का मतलब है गैर यकीनी कैफियत। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि बारिश होने के चांसेस है, किसी भी चीज़ के चांसेस आप बताते हैं कि आज ये होने के ये चांसेस है, कल होने के ये चांसेस है, किसी चीज़ के बारे में चांसेस बता रहे हैं, आप 100% श्योर नहीं है, तो आप वो प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। और मेजर ऑफ बिलीफ बेसिकली हमारे पास होता है कि हम पास्ट के एक्सपीरियंस की बेस पे कहते हैं कि ये इसके ये चांसेस हैं इस चीज़ के। ठीक है, एक तो हम चीज़ को जो है कैलकुलेट करके बताते हैं, या एक हम किसी एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर फंडामेंटली इंटर रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी एक तो इंटर रिलेटेड है। स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी ना हो तो उसका कोई ऐसा कोई स्कोप ही ना हो। प्रोबेबिलिटी इज ऑफ्टन कॉल्ड अ व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसको स्टैट्स की व्हीकल भी कहा जाता है। द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक इन विच we are mainly concerned with drawing inferences from experiment of situations involving an experiment of uncertainty leans heavily upon probability theory. Uncertainty is also an inherent part of statistical inference, and inference are based on a sample, and the sample being a part of larger population contain incomplete information। आपको पता है कि सैंपल में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें अनसर्टेनिटी के चांसेस आ जाते हैं। A similar type of uncertainty occurs when we toss a coin। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, हेड या टेल आने का हमें नहीं पता कि हेड आएगा उस पर या टेल आएगा। ये चांसेस होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हम कभी कह सकते हैं कि 50% चांसेस है हमारा हेड आएगा, या फिर कह सकते हैं 40% चांस है कि टेल आएगा। ठीक है, हम 100% श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में। ड्रॉ अ कार्ड, थ्रो अ डाइस। अब आपको पता है आप जो है प्लेइंग कार्ड है उसको ड्रॉ करते हैं तो कुछ भी आ सकता है, या आप डाइस को थ्रो करते हैं, 6 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। The uncertainty in all these cases is measured in terms of probability। ठीक है, इन सब केसेस में जो आप ये अनसर्टेनिटी को मेजर कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट स्टेप, इट इज ऑलवेज क्लियर what we mean when we make a statement of the type that it is clear likely to rain today, or we have a fair chance of passing an examination, और a will probability will price। अब देखो ये कुछ भी हो सकता है कि आपके जो चांसेस रेन के चांसेस बता रहे हो आप, या किसी के पास होने के चांसेस बता रहे हैं, या फिर किसी के प्राइस विन करने के चांसेस बता रहे हैं। बेसिकली कि आप 100% श्योर नहीं होते, आप अनसर्टेनिटीज में रहती है कि आप इसके बताते हो कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इसके चांसेस है। In each of these statements, the natural state of uncertainty is expressed, but on the basis of past evidence, we have some degree of personal belief in the truth of each statement। अभी मैंने आपको बताया कि आप एक तो आप मैयर कैलकुलेट करके इनके फेवर में डिवाइडेड बाय टोटल करके आप कैलकुलेट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव मैयर की फॉर्म में, या एक आपको जो है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आप कह सकते हैं कि इसके ये चांसेस हैं या इसका ये है, जो कुछ भी होता है।
नेक्स्ट इसके बाद आगे थे कि किसने जो है बेसिकली इन्वेंट की, इसका सारा इंट्रोडक्शन किसने दिया, ये सारा आप नेक्स्ट ये आपकी हुई नहीं है, इसलिए इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। टू द प्रोबेबिलिटी थियरी इज द wider field of application and is used to make intelligent decision in। अब ये स्कोप है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, ऑपरेशन रिसर्च में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जेनेटिक्स, वेयर रिस्क इज अनसर्टेन। अब जहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व होगा वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी को बेसिकली यूज करेंगे, रिस्क या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी उन जगहों पे आप जो है प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। As the probability theory these days is the best understood through the application of the modern set theory। अब बेसिकली जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके पास, ये आपने मैट्रिक लेवल में सेट्स वगैरह की चीज़ें जो देखी होंगी, स्टार्टिंग है प्रोबेबिलिटी का बेसिकली वो आपके मैथ के कॉन्सेप्ट को ही मैंने एक्सप्लेन किया। और सबसे पहले आता है सेट्स। अब सेट क्या होता है, आप सबको पता है कि सेट आपके पास क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या आपके पास सेट ऑफ कलेक्शन होता है, या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि नॉट रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स का जो सेट होता है उसको आप कहते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें ये तो नहीं कि आप अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक से डिस्टिंक्ट हो गए, ये तो नहीं कि दो सेम सेम आ गए हैं। The books in the library, the integers between 1 and 100, all human beings on earth. The term well defined here means that any object must be classified as either belonging to or not belonging to the set of under consideration. The term district implies that each object must appear only once। ठीक है, अब आप यहाँ पे सेट की डेफिनेशन कर लीजिएगा और एग्जांपल देखने की क्या है। देखिए ये ए बी सी एक्स वाई ये डिफरेंट है, 1 2 3 7 ये भी डिफरेंट है, ये सेट्स है हमारे पास। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपके पास नल सेट। क्या होता है नल सेट, वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते। नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय अ 5। नेक्स्ट इसके बाद आता है अगर किसी वन एलिमेंट कंटेन करेगा तो उसको हम सिंगुलर सेट या सिंगलेटन सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास, यहाँ से इसकी जो एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा। 1 to 1 set क्या, a set A is said to be 1 to 1 corresponding with the set B when the every element of a set A made the corresponding to the one and only one element to a set B। conversely for example, अब देखें ये A B C इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये 1 to 1 corresponding सेट है। अब सबसेट्स क्या होता है, सबसेट वो होता है सेट consist of some elements members of another set is called a subset of a set। अब ये आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ा होगा, सबसेट क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में अगर वो कंटेन करता है तो वो सबसेट। जैसे कि ये देखिए बी वाले एलिमेंट सारे ए में है तो जो है बी इसका सबसेट है ए का। नेक्स्ट आ जाता है वेन डायग्राम। भी आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में देखा था कि क्या होती है। तो बेसिकली सारा इंट्रोडक्शन आपको जो प्रोबेबिलिटी का बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि होता क्या है सारी चीज़ें। अब ये आपको पता है कि जो सारा सेट होता है यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसको एस भी कहते हैं, टोटल सम स्पेस भी कहते हैं, इसको यू से भी डिनोट करते हैं। ए और बी में कोई दो एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या है, यूनियन क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है आपने ए और बी दोनों को ऑल एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, अगर आपकी क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और बी, तो मैं उनको कहती हूँ कि इनका यूनियन है। तो मैंने आपके दोनों क्लासेस के बच्चे 30 30 अगर हैं तो वो मैंने ए यूनियन बी करी, यानी कि मैंने सारे 60 के 60 बच्चे इसमें से ले लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपने ले लिए शेडेड एरिया। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ें कॉमन होंगी ए और बी में मैंने वो लेनी है। इंटरसेक्शन को हम देखिए इस तरह से लिखते हैं और यूनियन को हम यू से लिखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ यूज से हम इसको लिखते हैं इंटरसेक्शन को। अब इसमें कॉमन पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी क्लास में दो सेक्शंस हो लेकिन कुछ बच्चों को क्लैश हो दूसरी क्लास के जो क्लासेस के साथ, तो वो बच्चे जो है सेकंड ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के बच्चों के साथ जो है बेसिकली क्लासेस ले रहे हैं। तो आप इंटरसेक्शन ए और बी के निकालेंगे तो दोनों क्लास जिसमें वो बच्चे लाइक कर रहे होंगे वो बेसिकली आपका इंटरसेक्शन होगा। इन अदर वर्ड्स अगर आप सेक्शन की उससे ना देखें, आप इस तरह से देखें कि एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है सेट। अब इसमें जो इंटरसेक्शन का मतलब है जो इनमें कॉमन पॉइंट्स होंगे वो इस तरह से हम शेड कर लेंगे, उनको निकाल लेंगे जो कॉमन पॉइंट्स होंगे। डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि आपने ए में से बी वाले के जो है एलिमेंट निकाल दिया। देखिए ये पूरा सेट ए था और ये बी था। अब ए में से जहाँ जहाँ पे बी का जो लाइन आ रही है उसको हमने निकाल के बाकी सारा हमारा ए रह गया, तो ये हमारा ए माइनस बी हो गया। अगर मैं यहाँ पे बी माइनस ए करती तो जो बी के सारा यहाँ पे आ जाना, तो शेड एरिया ये वाला एरिया हमने छोड़ देना था। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने
जो है टोटल का अगर टोटल में से वो वाला निकाल देते हैं, जैसे कि मैं ए का निकालती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि टोटल हमारा जो यूनिवर्सल सेट था, यू या एस कह सकते हो, एस माइनस ए कर देंगे, तो जो ए को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट कुछ अलजेब्रा ऑफ सेट्स हैं। आप इसमें कमोटेटिव लॉ क्या होता है, यूनियन बी हमारे पास बी यूनियन ए इक्वल होता है, इंटरसेक्शन में भी आपस में इक्वल होते हैं। एसोसिएटिव लॉ में जो होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम इसको एक हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन के साथ और एक आ जाता है यूनियन के साथ। हमारे पास इम्पोर्टेंट ला इस तरह से आ जाता है, यूनियन ए का अगर हम लेते हैं दो दो ए सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो ए सेट ही आएगा, दो इंटरसेक्शन लेते हैं सेट्स का सेम सेट्स का तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम फाई या एंटी सेट भी कहते हैं। आइडेंटिटी लाज के हमारे पास ए यूनियन एस हम कह सकते हैं, इसको एस ए और यूनियन ले हम एस के साथ तो एस आ जाएगा, अगर ए का इंटरसेक्शन ले एस के साथ तो ए आ जाएगा, ए का यूनियन ले फाइव के साथ तो ए का इंटरसेक्शन ले फाइव के साथ तो फाइव। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, इनको देख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंटेशन लास्ट में जाता है यूनियन ए बार इक्वल टू एस, या ए इंटरसेक्शन ए को हम इस तरह से ले सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ भी आपसे जो है एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका फंक्शन की डेफिनेशन आपने देख ली है। फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस वैल्यू इन सम मैनर फ्रॉम अ सेट ऑफ ए to a set of b such that from the element x and b। नेक्स्ट हमारे पास अगर आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमारे पास बेसिकली एनीथिंग विच हैज़ आउटकम, किसी भी चीज़ के जो आउटकम होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज़ का कोई भी आउटकम आ जाए तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल्स देखी थी कि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं या फिर कोइन को फ्लिप करते हैं, इस तरह से हमारे पास कुछ भी आउटकम आ सकते हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एनीथिंग विच हैज़ आउटकम। The term experiment means a planned activity or process whose results yield a set of data. A single uh, performance of an experiment is called a trial। ठीक है, ये अगर सिंगल आपके पास किसी का रिजल्ट आता है तो वो ट्रायल कहलाती है। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल इज कॉल्ड अ आउटकम। ठीक है, अगर आपके पास जो सिंगल आउटकम आता है तो वो आपका ट्रायल होगा, और उस रिजल्ट या ट्रायल को आप जो है एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, आउटकम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट की क्या डेफिनेशन है, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इवन दो इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब ये बेसिकली आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है कि उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आए, और अगर आप उसको रिजल्ट्स को रिपीट भी करते जाएं अलार्ज नंबर टाइम, ठीक है, सेम कंडीशंस के अंदर, तो उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आते जाएं। इस कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। द टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, द थ्रोइंग ऑफ अ पेनिस्टाई, ड्राइंग अ कार्ड। ठीक है, ये सारे बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स है जो आपने कर सकते हो। अब इसकी एक्सपेरिमेंट की तीन कंडीशन है, उन्होंने कंडीशन बताई हैं कि वो क्या है आपके पास। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड पर्टिकुलरली थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका मतलब एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज टू और मोर पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए दो या उससे ज़्यादा आउटकम्स होंगे, अगर सिंगल आउटकम होता है तो वो ट्रायल कहलाती है। नेक्स्ट उसके बाद वो रिपीट करते रहना है आपने उसको एक्सपेरिमेंट को एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट थर्ड है इसके बाद आउटकम ऑफ ईच रिपीटेशन इज अनप्रिडिक्टेबल। आपके पास जो है अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी, आपको पता नहीं होगा कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आपके पास सिक्स आ रहा है, फाइव आ रहा है, जो आप अगर उसके साथ करते हैं डाइस के साथ तो। ठीक है, इसके बाद है इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट एन ऑर्डिनरी। अब आपको पता है कि जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं टोटल, उसमें फोर सूट्स होते हैं। इसमें 26 आपके पास होते हैं रेड और 26 होते हैं आपके पास ब्लैक। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 52 टोटल कार्ड्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास ये कार्ड आ गए। अब इसमें कार्ड्स की जो है बेसिकली 26 इसमें कार्ड हो गए आपके पास ब्लैक, 26 आपके पास हो गए रेड। ठीक है, ये इसकी डिवीजन होगी। अब 26 जो आपके पास ब्लैक है उसमें आपके पास फर्स्ट वाला आ जाता है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लब। और ये जो उल्टा सा हार्ट बना हुआ है इसको हम कहते हैं स्पेड। ठीक है, ये आपके पास है क्लब और ये स्पेड। तो जो हार्ट बना हुआ है इसको हार्ट कहेंगे, और ये डायमंड है। ठीक है, रेड में आपके पास आता है डायमंड और हार्ट आता है। ठीक है, याद रखना है रेड कार्ड्स में आपके पास हार्ट एंड डायमंड आता है, ब्लैक कार्ड्स में आपके पास क्लब और स्पेड आता है। अब
13 होते हैं आपके पास जो स्पेड्स के कार्ड, 13 आपके पास क्लब के कार्ड, 13 आपके पास हार्ट के कार्ड, 13 आपके पास इसके डायमंड के कार्ड। अब किस तरह से इसकी डिवीजन है फर्दर ये देखें। फर्स्ट पे इसके पास वन नहीं होता आपके कार्ड में, ए होता है। ए के पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरह से इसके आते हैं कार्ड्स। नेक्स्ट इसके पास जैक आ जाता है, क्वीन आ जाता है और किंग आ जाता है। अब आपने याद रखना इसमें फेस कार्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 12 इसमें फेस कार्ड है, ठीक है, ये जिनके ऊपर फेस बने हुए हैं, क्वीन के, जैक के और किंग के। 12 आपके पास जो है फेस कार्ड है, 52 टोटल कार्ड है, जिसमें से 26 आपके पास ब्लैक, 26 आपके पास रेड, उसमें से 13 आपके जो है स्टेट, 13 आपके पास क्लब, 13 आपके पास हार्ट, 13 आपके पास डायमंड। फर्दर उसमें से ये है ए आ जाता है और ये आ जाते हैं 2 to 10, जिस पर जैक, क्वीन और किंग हर एक में एक एक कार्ड, ठीक है, लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम अब बुक में देख लें इस पे क्या बताया है उन्होंने। The face values denominations of the 13 cards in each suit। अभी आपको बता दिया कि उन्होंने एस होता है, 2 3 10 होता है, किंग जैक क्वीन होता है। द टर्म ओनर कार्ड रेफर टू द डिनोमिनेशन ऑफ 10 जैक क्वीन, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपका 52 टोटल कार्ड है, इसमें इस तरह की सारी चीज़ उन्होंने बता दी, डिस्क्रिप्शन आपको दे दी। सैम्पल स्पेस क्या होता है? A set consisting of all possible outcomes is called random, इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस। अब देखिए जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपका जो है होल सैम्पल स्पेस आती है उसको आप क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पल स्पेस हो रही, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आपका होल जो पॉसिबल आउटकम आते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कर लेनी है आपने। द सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट इन ईच स्पेस। नेक्स्ट इसके बाद जो है इसकी हम एग्जांपल को देखें तो आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास उन्होंने जो है अगर आपके पास दो डाई हो जाए तो आपने कैसे थ्रो करना होगा, ये देखें। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ डाई को उसमें रख कर, तो आप देखेंगे वन वन भी आ सकता है दोनों पे, एक पे वन, एक पे टू भी आ सकता है, एक पे 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 1 6 भी आ सकता है, ठीक है। ये इसकी पॉसिबल जो है आउटकम सैम्पल स्पेस के आने के चांसेस क्या है। ये देखिए सबसे पहले आपका 1 1 1 2 1 3 यानी कि 1 के साथ पॉसिबिलिटीज आ गई, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ गई, फिर 3 के साथ पॉसिबल आ गई वैल्यू, फिर 4 के साथ आ गई, फिर 5 के साथ सारी, फिर 6 के साथ, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये 36 आउटकम बनेंगे। 6 एक डाई के, 6 दूसरी डाई के, दोनों डाई को थ्रो किया तो उसके बाद आपके 36 जो है टोटल आउटकम होंगे, ठीक है। अभी आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि कैसे टोटल सैंपल स्पेस आपके पास ये बन गई है कि ये इसके पॉसिबल वेज है, इस तरह से ये आ सकता है। नेक्स्ट के बाद है इवेंट्स क्या होता है। एंड इवेंट इज एन इंडिविजुअल आउटकम और एनी नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बेसिकली जो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का इवेंट जो है आपके पास। रैंडम एक्सपेरिमेंट इन टर्मिनोलॉजी एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एज ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपके पास, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है SABC, तो आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। सबसे पहले A B C A B इस तरह से पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं कि इनके चांसेस क्या है आने के। नेक्स्ट इसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, दे कैन नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। इसको डिसजॉइंट भी कहते हैं या इसको हम कह सकते हैं कि एक साथ नहीं आएंगे। अब इसको पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। Two events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot occur both at the same time. And that is they have no points in common. Common कोई point नहीं होता। आप उसकी एग्जांपल बता रहे हैं। नेक्स्ट वो when we toss a coin we either head or tail। अब आप जो coin को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि दोनों आपके इवेंट्स एक साथ नहीं आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, but not both. Two events, head and tail, are therefore mutually exclusive events. When a die is rolled, the outcome are mutually exclusive as we get one and only one possible outcome। आपको पता है कि जब आप die को थ्रो करते हैं तो 6 possible outcome आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक साथ ही सारे events नहीं आ सकते हैं, तो ठीक है। ये भी इसके बेसिकली पॉसिबल आउटकम हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिमिलरली a student either qualifies or fail। अब ये भी हो सकता है स्टूडेंट पास होगा या फेल, ये भी आपके पास बेसिकली है म्यूचुअली इवेंट है, यानी कि किसी भी चीज़ के जो चांसेस है या तो हाँ या ना इस तरह से हो सकता है, या आ सकता है या नहीं आ सकता। अ सिंगल बर्थ मस्ट बी आइदर अ बॉय और गर्ल, कैन नॉट बी बोथ, ठीक है, या तो बॉय होगा या गर्ल, दोनों नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट के बाद है 3 और मोर इवेंट्स originating from same experiment mutually exclusive if pairwise they are mutually exclusive।
कि यहाँ से इसको देख लीजिएगा। अगर नेक्स्ट लिखा हुआ लास्ट लाइन में, इफ द टू इवेंट्स कैन अकर एट द सेम टाइम दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट्स एक साथ आ जाएंगे तो ये नॉट एक्सक्लूसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ ओनली डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, इट कैन बी बोथ अ किंग और डायमंड। अगर आप जो है 52 कार्ड्स में से निकालते हैं तो हो सकता है कि किंग भी हो डायमंड भी, ऐसा हो सकता है ना कि ये देखिए आपके पास ये किंग है और ये डायमंड का है, ऐसा भी हो सकता है ना, ये डायमंड ये लास्ट वाला है, किंग भी है और डायमंड भी है, यानी कि एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डायमंड, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि किंग, तो किंग और डायमंड ये इस तरह की चीज़ें हैं वो आ सकती है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। सिमिलरली इन्फ्लेशन एंड रिसेशन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन एग्जॉस्टिव इवेंट्स, events are said to be collectively exhaustive when the union of mutually exclusive events is the entire sample space। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हेड और टेल, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इन दोनों कंडीशंस को आप कंबाइन कर ले तो आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाएंगे। दैट्स इन अकर coin tossing experiment, head and tail are collectively exhaustive set of events। A group of mutually exclusive and exhaustive events are called partition of the space, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है likely events। क्या होता है equally likely events? Two events are said to be equally likely if they have the same chances of occurrence। अगर उनके आने के चांसेस सेम होंगे तो उसको हम इक्वली लाइकली कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो है सबसे पहले हम देखते हैं परमोटेशन क्या होता है। परमोटेशन में आपने याद रखना है ऑर्डर जो है वो मैटर करते हैं, कॉम्बिनेशन आपका जो होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहते हैं कि परमोटेशन निकालना तो जो चीज़ें ऑर्डर में आ रही है उनका आप जो है परमोटेशन निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल लेते हैं तो वाइस चांसलर आता है, उसके बाद डीन्स आता है, नेक्स्ट के बाद जो है हेड्स आता है, उसके बाद जो है लेक्चरर आ जाए, ठीक है। ये आपका जो है सीक्वेंस के ऑर्डर बन रहा है। इस तरह की जो कैटेगरी होती है उसमें हम परमुटेशन यूज़ करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपके पास विदाउट ऑर्डर हो तो उसको कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने कोई कमेटी किसी ने डाली है तो उसमें जो है कोई भी आ सकता है जिसकी कमेटी निकल सकती है, तो वो आपका कॉम्बिनेशन होगा। विदाउट ऑर्डर होगा तो वो कॉम्बिनेशन और विद ऑर्डर होगा तो वो परमुटेशन। A permutation is any order subset from a set of n distinct objects. The number of permutation of r objects selected in a definite order from the n distinct objects। अब ये आपको जो चैप्टर है ना ये प्रोबेबिलिटी वाला, ये आपका मैनुअल है, इसको आपने एसपीसीएस में लिखना है। इसकी डेफिनेशन और इसके क्वेश्चन आप लिख कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें आपका जो परमुटेशन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका ये फार्मूला होता है एन पी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है इसका कॉम्बिनेशन इज एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब विदाउट ऑर्डर होगा तो आपका ये होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी एग्जांपल 6.1 देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। A club consists of four members. How many samples points are in the sample space when the three officers, president, secretary and treasurer to be chosen? अब देखिए इसमें एक ऑर्डर मैटर कर रहा है कि आपका प्रेसिडेंट, उसके बाद सेक्रेटरी, ट्रेजर, इस तरह जब आपने निकालना होगा इसके नंबर ऑफ जो है मेंबर्स कैलकुलेट करने होंगे तो आप परमोटेशन यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन में। चार इसके पॉसिबल हैं और उसमें से फोर, और उसमें से आपने कितने जो है कैलकुलेट करने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, थ्री आने के मतलब कुछ चांसेस थे। फोर पी थ्री करेंगे आप इसको, फोर फैक्टोरियल, फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पे आपका आपकी एग्जांपल है 3 पर्सन कमेटी। अब देखिए कोई कमेटी है इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। इस सेट टू बी फॉर्म अ लिस्ट ऑफ 4 पर्सन, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर टू बी एसोसिएटेड। सबसे पहले तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 4, उसमें से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं तो आपके पास जो है 4C3 हो जाएगा। 4C3, सी को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और सी की फॉर्म में भी। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल नंबर 3, how many sample points are in the sample space when the persons draw a hand of cards from a well shuffled ordinary deck of 52 playing cards। अब जो है आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से उन्होंने जो है 5 कार्ड्स को ड्रॉ किया है, तो इसमें भी आपके पास कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, कुछ भी आ सकते हैं, तो ये भी 52 5 हो जाएगा, 52C5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, ये आज बेसिकली थ्योरेटिकल ज़्यादा है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, इसको आप क्लासिकल और प्रायरी डेफिनेशन भी कहते हैं।
ये जो हमने भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, ये वही एक तरह से आपके पास। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and equally likely outcomes, usually, and out of these outcomes are considered to be favorable to the occurrence of the certain event. When the favorable outcome is denoted by this. अब आपने जो है फेवरेबल आउटकम को आप इस तरह लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम आपके एम है, उसमें से टोटल आपके एन है, तो एम ओवर एन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, पी ऑफ ए को ऐसे लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को। नेक्स्ट इसके बाद है, इसमें आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम होंगे, ठीक है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम लिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड नहीं हो सकते। This definition is said to be involve circular reasoning and equally likely and equally probable, ठीक है, इसका बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपने बेसिकली करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, या फिर पोस्टीरियर डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की क्या होती है। If a random experiment is repeated a large number of times, say n under the identical conditions, if an event A is observed to occur m times, then the probability of event A is defined to be relative frequency m over n and tends to be infinity. अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट जो है आपके पास एन टेंड्स टू इंफिनिटी एम ओवर एन हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका दिस डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल एम्पिरिकल डेफिनेशन जिसको कहते हैं। थर्ड आपकी डेफिनेशन आ जाती है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस डेफिनेशन इंट्रोड्यूस इन 1933। इसमें आपका है लेट एस बी द सैंपल स्पेस विद सैंपल पॉइंट्स e1 e2 so on en to each sample point we assign a real number denoted by a symbol probability of e। अब इसकी जो है एक्सियम्स क्या है, सबसे फर्स्ट एक्सियम है कि आपकी जो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी। आपकी जो हमेशा प्रोबेबिलिटी है ना वो नेगेटिव हो सकती है, ना वो 1 से बड़ी हो सकती है, 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी। अगर आपका रिजल्ट 1 से बड़ा आ रहा है